अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखने का प्रयास करना है और सीखने के लिए संगति का ध्यान रखना है। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ। समय जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है जो हमें प्रगति और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। समय का सही उपयोग हमारे जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है, जिससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय के सदुपयोग के लिए पंचांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शास्त्र कहते हैं अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करने के लिए अपने आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इसके लिए नीति ग्रंथों में लिखे सुभाषित का विशेष योगदान है। क्या है आज का सुभाषित, जानने के लिए देखिए सुभाषित प्रभाग। जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारये, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम्। दुर्जन के साथ कभी भी मित्रता या स्नेह रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जलता हुआ अंगार हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला करता है। अर्थात किसी भी स्थिति में यह नुकसान ही पहुंचाता है। Never keep the company of evil, just as burning coal burns the palm that holds it, and when cool, it still blackens the hand that holds it. भारत के सबसे पुराने नगरों में से एक है काशी। सप्तपुरियों में काशी की गणना होती है। इस नगरी का धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये नगर गंगा नदी के किनारे बसा है और इसे मोक्षदायिनी नगरी भी माना जाता है। तो आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की काशी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। काशी कहें, वाराणसी या फिर बनारस, भारतीय सनातन धर्म में यह तीर्थ स्थान पुण्यदायक और मोक्षदायक माना गया है। तीर्थ स्थानों की दृष्टि से यदि हम देखें तो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैनी और द्वारिका, इन सप्तपुरियों अर्थात 7 पवित्र स्थानों में काशी का स्थान शास्त्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन 7 स्थानों में मनोहारी, शिव भक्तमयी, मोक्षदायिनी काशी का स्थान अद्वितीय है। मोक्षदाः सप्तपुर्यश्च तासु काशी विशिष्यते, यानी इन 7 स्थानों में काशी नगरी लोक पावनी है। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसी यह काशी हजारों सालों से अपने दिव्यमयी प्रवाह से लोगों को आह्लादित करती आ रही है। यह नगरी कई घाटों, मंदिरों और शिवालयों से आच्छादित होती हुई जनमानस के अंदर शिव डमरू नादमय वातावरण से सर्वदा गुंजित होती है। कहा भी जाता है कि योजनानां शतस्तोपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि बहुपातक पूर्णोपि पदम गच्छत्य नामयम्। अर्थात 100 योजन पर स्थित रहने पर भी जो श्री काशी का स्मरण करता है, वह अधिक पाप कर्मों से पूर्ण होने पर भी समग्र पापों से रहित हो जाता है। काशी का महात्म्य अनिर्वचनीय है। पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। श्रावण मास
हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मासों में से एक माना जाता है। जब पूरे भारत से भक्त काशी के मंदिरों में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने आते हैं तो इस नगरी की अनुकंपा और भी बढ़ जाती है। भक्त काशी विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में प्रार्थना और अनुष्ठान के लिए श्रावण मास में एकत्रित होते हैं। इस दौरान काशी का वातावरण धार्मिक उत्साह और भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा के समय शिव भक्त काशी में गंगा नदी से जल लेने के लिए लंबी पैदल यात्रा करते हैं और उसे स्थानीय मंदिरों में चढ़ाने के लिए अपने घर ले जाते हैं। इस समय प्रसिद्ध घाटों पर ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये तीर्थयात्री बड़ी संख्या में अपने पवित्र कलशों में गंगा जल भरने के लिए आते हैं। यह एक मनमोहक दृश्य होता है जो इस नगर की आध्यात्मिक जीवंतता को और भी अधिक बढ़ा देता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी इस नगरी में संध्या के समय होने वाली दैनिक गंगा आरती इस नगरी को और भी अधिक गहन और भक्तिमय वातावरण प्रदान करती है। घाट मंत्रोच्चारण, भजनों और गंगा में तैरती सैकड़ों दियों की रोशनी से जीवंत हो उठते हैं। गंगा आरती का दृश्य तीर्थयात्रियों द्वारा अर्पित भक्तिमय अर्पण के साथ एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, जो पवित्र वातावरण को और भी समृद्ध बनाता है। कहा जाता है कि काश्याम ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात काशी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव, एक प्रकाश की चेतना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जिसने इस सत्य को जान लिया, उसने सच्ची काशी को पा लिया। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे सप्तपुरियों में काशी के महत्व पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। चलिए सुप्रभातम में अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। HIV यानी एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और HIV के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, देखिए किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। एड्स एक गंभीर रोग है जिससे प्रभावित व्यक्ति में कई तरह के संक्रमण और जटिलताएं होने की संभावना रहती है। एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। जब HIV का संक्रमण लंबे समय तक शरीर में रहता है तो इससे एड्स रोग हो जाता है। HIV संक्रमण कई माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। HIV का वायरस रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है। HIV विषाणु सीधे श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण कर शरीर के अंतस्थ में उपस्थित आनुवंशिक तत्व DNA में प्रवेश कर जाता है, जहां इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। इन विषाणुओं की बढ़ी हुई संख्या दूसरी श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण कर
उन्हें क्षति पहुंचाती है, जिसके कारण रोग होता है, जिसे एड्स कहा जाता है। HIV है वो मुख्यतः जो फैलने के कारण है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, निडल सिरिंजेस जो कंटामिनेटेड है आपके ऊपर यूज़ कर दिया गया दोबारा, उससे होने के चांसेस हैं, जो यूजुअली IV ड्रग अब्यूज़र्स जो होते हैं वो करते हैं, शेयरिंग निडल से होता है, और कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड ब्लड जो अगर आपके ऊपर ट्रांसफ्यूज़ किया गया तो उससे HIV होने के चांसेस होते हैं। HIV की जांच बहुत सारी हो गई हैं, आप बहुत तरीके से जांच कर सकते हैं। अलाइज़ा एक मेथड होता है जो ICTC सेंटर में 3 तरह से हम टेस्ट करते हैं। एक सैंपल को 3 तरह से टेस्ट करने के बाद उसमें से कोई 2 टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिससे हम लेबल करते हैं कि द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद HIV। ये मानव शरीर के तरल द्रवों में पाया जाता है। व्यक्ति के HIV संक्रमित होने के बाद एड्स रोग होने में कुछ समय लगता है। व्यक्ति के HIV से संक्रमित होने के बाद तुरंत ही कोई लक्षण नजर नहीं आते। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति सामान्य लगता है और स्वस्थ दिखाई देता है। HIV वायरस के कारण CD4 कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कोशिकाओं के नष्ट होने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और आखिरी चरण में व्यक्ति एड्स रोग से प्रभावित हो जाता है। HIV इन्फेक्शन का इलाज पूर्णतः मुफ्त भारत सरकार द्वारा उपलब्ध है। पूरे भारतवर्ष में 500-550 ART क्लिनिक हैं जहां की ये HIV की दवाइयां मिलती है, जो आपको एक गोली, एक टैबलेट रोज़ खाना होता है अपने फिक्स टाइम पे, और आप इससे बिल्कुल निरोग रह सकते हैं। दूसरी अन्य बीमारियां जो होने वाली होती हैं उससे उसका बचाव होता है और आप एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। अगर आप ART की दवाइयां खा रहे हैं, एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे हैं, तो उससे आपका वायरल लोड जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, जितना ज़्यादा वायरल लोड होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है आपको और बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। आप ART की दवाई खा रहे हैं तो आपका वायरल लोड सप्रेस्ड रहेगा। वो अगर दबा हुआ है वायरल लोड तो आपसे किसी और को HIV होने के चांसेस नहीं है ऑलमोस्ट। HIV संक्रमण के बाद धीरे धीरे लक्षण विकसित होते हैं। जब व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसे अन्य जटिलताएं भी घेर लेती हैं। रोगग्रस्त होने के बाद व्यक्ति में अत्यधिक थकान, वजन का घटना, बार बार दस्त होना, बार बार बुखार आना, खांसी व बलगम, कई तरह के संक्रमण होना, TB रोग होना, गले में खराश और सूजन, सिर दर्द और शरीर में दर्द, त्वचा पर चकत्ते या घाव, त्वचा में या अन्य अंगों में संक्रमण होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। HIV एक ऐसा संक्रमण है जो समय पर इलाज और सावधानियों द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। HIV के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। यदि सही तरीके से इलाज लिया जाए तो व्यक्ति जटिलताओं से बच सकता है। HIV का संक्रमण कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए रोगी को उम्र भर इलाज और दवाएं लेने की आवश्यकता होती है। अपना HIV टेस्ट जरूर कराएं, HIV अवस्था के बारे में जानें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट पे आएं। जितना जल्द आप ट्रीटमेंट पे आएंगे आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी और बढ़ेगी, आप एक स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। जब आपकी ART की दवाई शुरू होगी 3 महीने के अंदर आपका वायरल सप्रेशन हो जाता है। आपसे किसी और को HIV ना हो, इसके लिए ज़रूरी है वो आप अपनी स्वस्थ लाइफ जी सकें, आपको कोई दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो, ये ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट पे हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलें हैं आपकी ज़िंदगी में। आवश्यक है कि HIV से बचाव के उपाय के लिए कुछ सावधानी रखी जाए और साथ ही ये जाने कि इसके जोखिम या खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। HIV एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता इससे बचाव में उपयोगी है। कुछ सावधानियां अपनाकर HIV के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य प्रभाग को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं योग की। भारतीय संस्कृति मानव के समग्र विकास की बात करती है। समग्र विकास क्रम में शरीर का स्वास्थ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है
और इसके लिए योग को जीवन में अपनाने की बात की गई है। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जो रीढ़ को मजबूत करने में उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर का मुख्य आधार है, इसी पर हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है। ढांचे को तो ये बनाता ही है, साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम का भी बहुत मुख्य साधक है, वाहक है। तो इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन को हम आजकल बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। स्क्रीन के सामने घंटों झुक कर काम करते हैं, अकड़न आ जाती है। वो नहीं है तो मोबाइल लेकर घंटों बैठे रहते हैं, तो गर्दन और पीठ में बहुत अकड़न आ जाती है। ऐसे में योग में एक बहुत सुंदर आसन है पर्वत आसन, जो हमारे स्पाइन की सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत मददगार है। इसे कैसे करते हैं? क्रॉस लेग में या पद्मासन में आराम से बैठ जाइए, स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथ साइड में लीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से खींचकर मिला लेंगे। एक पर्वत की तरह आकार देना है। ये पर्वत आसन हमारे पूरे स्पाइन को खिंचाव दे रहा है। देखिए पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ है, तो कोई भी अकड़न जकड़न जो शरीर में आ गई थी वो रिलीज हो जाती है। धीरे से हम हाथों को बाहर लेकर वापस आएंगे। इसके वेरिएशंस भी हम जानते हैं। वेरिएशन किस तरह करेंगे? पहले पर्वत आसन में आ जाइए, यहीं पर श्वास छोड़िए और श्वास लेते हुए साइड में बैंड होना। अपर बॉडी सेम रखना, लोअर बैक से साइड में जाएंगे, फिर बीच में और फिर से साइड। शरीर का लचीलापन बढ़ता है और साइड में जो फैट आ गया ना, वो भी बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरा वेरिएशन हम देखते हैं। फिर से पर्वत आसन में जब हम गए, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को पूरी तरह ट्विस्ट करेंगे। ये हमारी स्पाइन को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। तो जब ट्विस्ट मिलता है तो जो नसों में कोई कसाव आ रहा था वो खुल जाता है। चौथा वेरिएशन है पर्वतासन में जब हम गए, थोड़ा सा पीछे बैंड करेंगे और ऊपर देखेंगे। देखिए चेस्ट कितना अच्छा ओपन हो गया। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जमीन के पैरेलल अपने हाथों को करेंगे और 6 से 8 सेकंड यहीं पर रुके रहेंगे। धीरे धीरे हम वापस पूर्व स्थिति में आएंगे और आसन को रिलीज कर देंगे। और भी इसके प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हम गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें फिजिकली। एक ही जगह लंबे समय तक बैठना गलत होगा, इसलिए हर आधे घंटे में थोड़ा उठ के चल लें और फिर बैठें। चलना स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। वॉकिंग गुड एक्सरसाइज जो भी करनी है, स्पाइन के लिए पोस्चर को ठीक रखें, हमेशा सीधे रहे, सीधे चले, बैक सीधी रहे और जितना हो सके वजन उठाते वक्त ध्यान दें कि जिससे स्पाइन में इंजरी ना हो। आप जब वजन उठा रहे हैं तब आगे से जब लेते हैं वजन को, तब घुटने को मोड़कर वजन उठाएं, घुटने को एकदम सीधा रखकर और वजन ना उठाएं। तो ये छोटी छोटी बातें उसका ध्यान दें। अब पेट की मसल कभी ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऊंचा पेट स्पाइन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए पेट हमेशा अंदर हो, वजन ऐसा ना बढ़ जाए कि स्पाइन पर उसका वजन पड़े। और इसलिए ये सब बातों का भी साथ में ध्यान रखना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो मन ठीक है और अपना कार्य भी आप अच्छी से कर पाएंगे। हमारे कार्यक्रम में दिखाए गए छोटे छोटे योग के टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। कार्यक्रम में अभी समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। जीवन में शुद्धता का अत्यधिक महत्व है, चाहे वो शरीर की शुद्धता हो या मन की या फिर भाषा की। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपको मन, शरीर और भाषा तीनों की शुद्धता की बात करते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जिसमें संस्कृत भाषा की शुद्धता सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित, यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है।
इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। एक बार समय बीत जाने के बाद हम उसे पुनः नहीं पा सकते, इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें, इसका सही उपयोग करें। समय का सदुपयोग किया तो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं भी हुआ तो अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।